हेलो बच्चों, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने बताया है, उसमें 5 प्रकार बताए थे। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक था रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हमने कहा था कि अगले वीडियो में बनाएंगे। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन, इस पहली बात तो इसका नामकरण क्यों रेडॉक्स रिएक्शन पड़ा, इसको आपको जानना है। रेडॉक्स रिएक्शन का नामकरण के पीछे बेटा एक कारण है कि रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। देख रहे हो, रिडक्शन में से RED लिया गया है और ऑक्सीडेशन में से OX। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन बना है। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेले नहीं होता। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ साथ रिडक्शन भी होगा। इसीलिए इन दोनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ा जाता है और इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अगर हिंदी में करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में उपचयन भी लिखा है। हिंदी बहुत कठिन है, इसलिए आप अंग्रेजी में इसको जानिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला प्रश्न का जवाब हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, प्रश्न ये उठता है। तो इसको अभी हम डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। यद्यपि आपके कोर्स में हाई स्कूल में थोड़ा सा बहुत ही क्लासिकल है, यानी पुरानी थियरी है, नई थियरी नहीं है, तो पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी जितना है कोर्स में हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इतना ही आपको जानना है। तो ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन होता है, इसको देखिए। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, माने जो ऑक्सीडेशन की परिभाषा है, डिफाइंड एज, अंग्रेजी में ही लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। माने कि किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकरण। गेन ऑफ ऑक्सीजन, या इसकी विपरीत क्रिया है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो गेन हो या तो लॉस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसके विपरीत है। रिडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, रिडक्शन इज डिफाइंड एज, यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली परिभाषा ये हो गई ऑक्सीडेशन की कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है या हाइड्रोजन की निकासी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण करते हैं। अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन डिफाइंड है कि या तो हाइड्रोजन ग्रहण किया जाए या तो ऑक्सीजन जिस पदार्थ से बाहर निकलेगा, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा चूंकि ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े किसी में, तो आप कह सकते हैं, दूसरी इसकी परिभाषा है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और यदि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यदि जुड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव अभी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जो p ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो तब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है
उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी जिस पदार्थ से वो जुड़े उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होते हैं एस ब्लॉक वाले होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, त्याग देते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, एग्जाम्पल्स आसान आसान आपको दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ा तो क्या बन गया, मैग्नीशियम। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसके अलावा कॉपर है, कॉपर O2 से जब जुड़ेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो कॉपर का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसके अलावा जितने भी कंबस्शन रिएक्शन है, जैसे मीथेन, मीथेन को ऑक्सीजन से जब आप जलाएंगे यानी दहन कराएंगे तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ हमने बताया था कि जितना यहाँ C होगा वहाँ C होगा, यहाँ 4 है तो यानी यहाँ 2H2O हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन चूंकि हाइड्रोजन को ले रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे अपचयन हुआ, यानी ये प्रक्रिया हमने बताया कि कभी भी ऑक्सीकरण या अपचयन प्रक्रिया सिंगल नहीं होती। वह तो समझाने के लिए केवल हम ऑक्सीकरण को पकड़ते हैं, वहाँ अपचयन को पकड़ते हैं, तो लगता है कि सिंगल सिंगल होगा, लेकिन कभी भी जब भी रिएक्शन ये होगा रेडॉक्स, तो ये साथ साथ होगा, दोनों एक साथ ही होते हैं। इसमें आइए, इसके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे, ये कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, अगर आप इसको हाइड्रोजन दे दीजिए यानी अपचयन करा दीजिए तो Cu में बदल जाएगा और H2O में हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन को आप H2 दे दीजिए तो हो जाएगा H2O। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड है, कार्बन, तो जिंक प्लस CO। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को इसने क्या किया, त्याग दिया। तो हमने बताया कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो पदार्थ ऑक्सीजन को त्यागेगा वो क्या होगा, उसका अपचयन। तो इस प्रकार से जिंक में अपचयन हुआ। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि जिंक यहाँ पे +2 अवस्था में है, यहाँ पे 0 अवस्था में आ गया। तो जब भी कोई भी चीज का अपचयन होगा तो उसकी संयोजकता जो है घट जाएगी, और जब भी ऑक्सीकरण होगा तो संयोजकता उसकी बढ़ जाएगी। जैसे Mg का O2, तो यहाँ Mg 0 अवस्था में है, यहाँ Mg +2 अवस्था में है। तो इस प्रकार से बेटा ये ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं जिसमें कि आप ऑक्सीकरण अपचयन को पहचानिए, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है उसको भी जान लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप जानते हैं कि एजेंट, कोई भी एजेंट हो, जैसे ट्रेवलिंग एजेंट होता है, वह स्वयं नहीं ट्रेवल करता, दूसरे को कराता है। उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो स्वयं रिड्यूस होता है, यानी अपने रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी दूसरे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगा और अपने रिड्यूस होगा। उसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और स्वयं क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो सीधा सीधा जिस पदार्थ का रिडक्शन हो, जिस पदार्थ का रेडॉक्स रिएक्शन में जिस पदार्थ का क्या हो, रिडक्शन, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जिस पदार्थ का रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट इसी प्रकार से रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पदार्थ का रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट स्वयं ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे पदार्थ को रिड्यूस करता है। तो इसके 2-3 एग्जांपल्स से आप पहचान लीजिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। फिर इसके बाद हम 2 क्रियाएं और बताएंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोजन और रेंसिडेशन। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। अब इसमें किस पदार्थ का, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के कॉपर में कन्वर्ट हुआ तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ग्रहण किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिस पदार्थ का हमने कहा रिडक्शन होगा वह क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। उसी प्रकार से ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये पदार्थ क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड वाला ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन वाला, या ये ले लीजिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस CO। तो जिंक ने ऑक्सीजन त्यागा तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिस पदार्थ का रिडक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से बेटा आप निर्णय ले सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब आइए इसके एप्लीकेशन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डेली एवरीडे लाइफ में 2 बहुत महत्वपूर्ण इसके एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपके कोर्स में है, वो एप्लीकेशन हम बताने जा रहे हैं। पहला है कोरोजन, CO, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण, और दूसरा इसका है रेंसिडेशन। रेंसिडेशन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल का इटेनर, माने कि वातावरण में जो एयर उपस्थित होता है, जो जल उपस्थित होता है और जो केमिकल उपस्थित होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर जो वातावरण में उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में जो धातुएं होती हैं वह लॉस होती है, यानी क्षय होती जाती हैं। उस क्षय की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं कोरोजन यानी संक्षारण। संक्षारण की प्रक्रिया आप सबसे ज्यादा देखते हैं मेटल, लोहे में, आयरन में। आयरन में इस संक्षारण का नाम होता है रस्टिंग। क्या नाम होता है, RUST, रस्ट। तो रस्टिंग क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम लोहे का कोई भी वस्तु लेते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय बाद उसमें ब्राउन रंग का जो एक परत जम जाती है, जो कि यदि आप रगड़ दें तो साफ हो जाती है रेगमाल कागज या उससे। तो वो फलक क्यों, पतली परत क्यों जमती है, तो वातावरण में जो डैम्प एयर है, डैम्प एयर का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए
कि वातावरण से यह वायु यानी O2 वातावरण से क्या लेता है, O2 प्लस H2O लेके जो हमारा मेटल है Fe, यह रस्टिंग बनाता है और ये बन जाता है Fe2O3 इंटू H2O। अब बैलेंस करना हो तो कर लीजिए। यहाँ पे O2 तो यहाँ 3 है और H2O है तो इसको 2 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3O2 और ये हो जाएगा आपका 4। ये बेटा रस्ट का सूत्र है, रस्ट का सूत्र यही है Fe2O3 इंटू H2O। ये क्रिस्टलन जल है, तो इसका मतलब ये है कि वातावरण में से ऑक्सीजन लेता है और जल लेके जो आयरन होता है उसके ऊपर एक पतली परत जम जाती है ब्राउन कलर की, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के लिए, रस्टिंग को यदि आप चाहें, इसका एक्सपेरिमेंट द्वारा ये वेरीफाई किया गया है कि यदि केवल वायु होगा तो भी रस्टिंग नहीं होगी, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी नहीं होगी और जल की उपस्थिति में भी नहीं होगी। इसको एक्सपेरिमेंटल आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आप परख नली ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। इन दोनों बीकर में आप एक लोहे की कील ले लीजिए, लोहे की कील लेके और इसमें आप कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है, और यहाँ पे वायु है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आप देखेंगे कि इस कील में जंग नहीं लगेगी। और दूसरा, यदि आप पानी में इसी कील को डाल दें तो आप जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन घुली रहती है, लेकिन अगर आप इसको गर्म करते रहिए, यानी गर्म वाटर, हॉट वाटर कर दीजिए, तो हॉट वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहती। तो हॉट वाटर है तो आप देखेंगे कि इसमें लोहे की कील में जंग नहीं लगेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जंग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो ऑक्सीजन और जल वातावरण में केवल एयर जो है, एयर में आपके दोनों चीजें पाई जाती है, इसीलिए एयर के साथ कहा जाता है डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब होता है नम वायु। नम वायु में आपका ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और H2O भी मिल जाएगा। या केवल वाटर यदि पानी के संपर्क में आया तो पानी में H2O भी होता है, O2 भी होता है। तो इसका मतलब कि लोहे के लिए ये दोनों कंडीशन डैम्प एयर से भी मिल सकता है और पानी से भी मिल सकता है। तो इसीलिए लोहे की वस्तुएं जो होती हैं वो जंग लगती हैं, और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें क्षय होने से एकदम जर्जर होकर गिर पड़ती हैं। बड़े बड़े लोहे के पुल और ये सब जंग लगने से गिर पड़ते हैं। लेकिन यदि हम इनमें से H2O, O2 का संपर्क उस लोहे से रोक दें तो जंग लगने की प्रक्रिया कम हो जाएगी या नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग कर देंगे तब भी जंग नहीं लगेगा। या जैसे साइकिल आप देखे होंगे, बरसात के दिनों में ज़्यादा ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, आप ग्रीसिंग कर देते हैं साइकिल में तो जंग नहीं लगती। तो पेंटिंग हुआ, ग्रीसिंग हुआ। उसके अलावा इसके ऊपर अन्य दूसरी धातुएं चढ़ा दी जाती हैं, उसको कहा जाता है मुलम्मा चढ़ाना। तो जिंक चढ़ा दी जाती है, टिन चढ़ा दी जाती है, तो उससे भी जंग नहीं लगता। तो कई प्रक्रियाएं हैं जिससे कि हम जंग को रोक लेते हैं। तो ये हुआ बेटा आयरन में कैसे जंग लगता है। दूसरी प्रक्रिया है रैंसिडेशन। रैंसिडेशन क्या है? ये आप देखें, एरियल ऑक्सीडेशन, माने वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से जंग लगा। उसी प्रकार से जो हम भोजन बनाते हैं, यदि हमारा भोजन आयल और फैट्स का बना हुआ है, तो आयल और फैट का भोजन बना हुआ है, तो कुछ ही समय बाद उसमें क्या होती है, टेस्ट उसका गड़बड़ हो जाता है। उसको कहा जाता है हिंदी में विकृत गंधिता। हिंदी बड़ा कठिन है, अंग्रेजी समझिए, रैंसिडेशन। यानी हमारा जो भोजन होता है खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो ये भी एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से भोजन हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है।
उसको रोकने के लिए, एरियल ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आप देखे होंगे कुरकुरे और चिप्स, कुरकुरे और चिप्स के पैकेट हमेशा टेस्टी बने रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उसको किससे तलते हैं, वो भी तो फैट और ऑयल का ही तला है। तो उसके लिए कुछ ऐसे मटेरियल, उसको कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट को रोकने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी वायु के संपर्क में आने ही नहीं दिया जाता है। जब पैकिंग की जाती है तो उसमें N2 गैस डाल दी जाती है, यानी N2 गैस में पैकिंग की जाती है। उस आप देखे होंगे कि जो पैकेट होता है भरा रहता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देता भोजन, चिप्स को, कुरकुरे को, तो इसलिए खराब नहीं होता। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में 2 मटेरियल यूज होते हैं, BHA है और BHT। BHA का मतलब है ब्यूटाइलेट हाइड्रॉक्सी एनिसोल, इसका मतलब है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, और यही एनिसोल के स्थान पे यहाँ हो जाएगा ब्यूटाइलेट हाइड्रॉक्सी टालुइन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है दोनों। तो BHA और BHT ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, यानी अपचयन कर देते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक देते हैं, तो इसलिए हमारा भोजन जो है खराब नहीं होने पाता। उसके अलावा यदि आप फ्रीजिंग कर दीजिए, यानी टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो भी भोजन नहीं खराब होता ऑयल और फैट से बना। या एयर टाइट कंटेनर में यदि हम भोजन को रख दें, जैसे नमकीन और ये सब बनता है तो एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है, तो उससे भी एरियल ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, तो हमारा जो फैट और ऑयल से बनी सामग्री है वो ज़्यादा दिनों तक चलती है। तो इस प्रकार से बेटा आपको हमने रेसिडेशन और कोरोजन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसको हमने बताया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और जो रिएक्टिव सीरीज है जो अब इसके पहले बताए हैं डिस्प्लेसमेंट में, उसको तैयार रखिए, क्योंकि उससे कई प्रश्नों का जवाब आगे आने वाले चैप्टर में भी मेटल और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, उसमें भी आपको देना पड़ेगा। थैंक यू बेटा।